जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार। दोस्तों, भारत ने रिकॉनेसेंस एंड सर्विलांस हेलीकॉप्टर्स यानी कि आरएसएस प्रोग्राम को फिर से शुरू किया और नई आरएफआई अगस्त 2025 में इसके लिए जारी भी हो चुकी है, लगभग 200 हेलीकॉप्टरों के लिए। दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की जगह लेंगे, क्योंकि पहाड़ी वाले क्षेत्रों में निगरानी और टोही मिशनों के लिए नए हेलीकॉप्टर्स काफी जरूरी हैं। कहा जा रहा है कि 120 हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना को मिलेंगे और 80 भारतीय वायुसेना को। यहाँ पर दोस्तों HAL का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर काफी किफायती माना जा रहा है। ये 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका ग्लास कॉकपिट है, EO/IR सेंसर्स की फैसिलिटी है। HAL कम से कम 400 यूनिट तक के ऑर्डरों का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर रशियन KA-226 जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया। यहाँ पर 2015 में रशिया के साथ 200 से ज्यादा KA-226T हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान था और इवन फ्रांसीसी इंजनों के प्रतिबंध और प्रोडक्शन की देरी की वजह से ये प्रोजेक्ट भी रुक गया और अब HAL LUH पर पूरा ऑर्डर लेकर आगे बढ़ रहा है। ये कदम स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। ऐसे में जो विदेशी हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है। वहीं बेंगलुरु की प्राइम टूलिंग कंपनी ने बराक मिसाइल सीरीज पर नया इंजन फरवरी 2026 में टेस्ट करने का ऐलान किया है। इंजन 400 से 600 किलोमीटर तक की दूरी के लिए है और मैक 2 तक की गति तक जा सकता है। इस इंजन की खासियतों की बात की जाए तो इसमें रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पारंपरिक इंजन की तुलना में 25% बेहतर फ्यूल एफिशिएंट है और ये हाई स्पीड मिसाइलों और लंबी दूरी के लिए भी बेहतर माना जा रहा है। बराक 8 भारत और इजराइल का एक संयुक्त मिसाइल प्रोजेक्ट है। अभी इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, लेकिन नया इंजन लगने से इसकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर तक हो जाएगी और ये इंजन भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता और लंबी दूरी के हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। इवन कहा तो ये जा रहा है कि हाइपरसोनिक और लंबी दूरी के लक्ष्य भी अब सुरक्षित तरीके से इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा AMC प्रोग्राम के लिए अब एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने मेन लैंडिंग गियर के लिए स्पेशल टायरों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया और ये टेंडर बताता है कि AMC का अधिकतम टेक ऑफ वेट 26 टन तक का होगा। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसका वजन 30 टन तक जा सकता है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का रखा गया। टायरों को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि विमान कठिन और उबड़ खाबड़ एयरफील्ड्स पर सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके, जैसे पहाड़ी इलाके या फिर किसी भी तरीके की एयर स्ट्रिप पर। AMCA में ट्राईसाइकिल टाइप लैंडिंग गियर होगा और हर मेन गियर को 13,000 किलोग्राम तक का भार सहने की क्षमता होनी चाहिए। अधिकतम ग्राउंड स्पीड 358 किलोमीटर प्रति घंटे तक के लिए टायरों को प्रमाणित किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत की MRFA कंपनी इसमें बोली लगाएंगी। यहाँ पर AMC की जो डिजाइन फिलॉसफी है उसकी बात की जाए तो 12 टन का खाली वजन और 25 से 26 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसे सुपर क्रूज और मल्टी रोल मिशनों के लिए बेहतर संतुलन देता है। ये कॉन्फ़िगरेशन इसे C-17 ग्लो मास्टर जैसे एयरलिफ्ट प्लेटफॉर्म के साथ भी ट्रांसपोर्टेबल बनाता है। ये टेंडर ये बताता है कि AMCA अब डिजाइन से निकलकर ग्राउंड लेवल टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन के फेज में आ चुका है और ये चीज भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि AMCA अब उड़ान की दहलीज पर आ चुका है और उसके टायर इस बात का सबूत है कि भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम तेजी से जमीन पकड़ रहा है। वहीं दोस्तों AMC फाइटर जेट पर अब तेजस मार्क 2 के ब्रेक और MRF टायर लगाए जाएंगे, जो कि भारत की स्वदेशी लैंडिंग टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम है। यहाँ पर दोस्तों AMCA में कार्बन ब्रेक होंगे जो पहले तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन ये हल्के, तेज और 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लैंडिंग गियर लागत में 25 से 30% कटौती होगी। 126 AMCA के लिए जो बची हुई राशि है उसका इस्तेमाल एवियोनिक्स और इंजन में किया जा सकता है। MRF चेन्नई आधारित कंपनी है जो 50,000 से ज्यादा एविएशन टायर हर साल बना सकती है और कार्बन ब्रेक में लगभग 80% स्वदेशी कंटेंट है। यानी कि यहाँ पर AMC अपने तेजस मार्क 2 के भरोसेमंद ब्रेक और टायर सिस्टम अपनाकर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और लागत बचत दोनों हासिल करेगा। वहीं तुर्की ने बांग्लादेशी एयरफोर्स के लिए $600 मिलियन का डिफेंस पैकेज प्रस्तावित किया है। इस पैकेज के तहत बांग्लादेश की वायुसेना के मौजूदा फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा, प्रिसीजन गाइडेड हथियार उनमें लगाए जाएंगे और इसके अलावा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश को दिए जाएंगे। और ये सौदा दोस्तों दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करता है। आपको बता दें कि इससे बांग्लादेश को अपनी हवाई क्षमता यानी कि एयर कैपेबिलिटी और रक्षा तैयारियों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। वहीं भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज कॉनकन की शुरुआत हो चुकी है। इस अभ्यास में दोनों देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना की ओर से INS विक्रांत यहाँ पर मेन रोल में है, जबकि ब्रिटेन की ओर से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि 65,000 टन वजनी क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इसका नेतृत्व कर रहा है। 4 दिनों तक ये अभ्यास चलेगा जो कि जटिल समुद्री अभियानों पर केंद्रित होगा। इससे दोनों देशों के पोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे और इस एक्सरसाइज के बाद ब्रिटिश नौसेना का जहाज मुंबई और गोवा के बंदरगाहों का दौरा करेगा, जिससे भारत UK का रक्षा सहयोग और गहरा होगा। ये वार्षिक अभ्यास दोस्तों दोनों देशों की इंटरऑपरेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नए लेवल पर ले जाने का प्रतीक है।
भारत और रशिया के बीच 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है दोस्तों। ये सौदा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील मॉडल पर होगा और भारत में ही मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटियां भारतीय प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से स्थापित भी की जाएंगी। इवन यहाँ पर जो S-500 सिस्टम को लेने को लेकर बातचीत चल रही थी, ये खबर पूरी तरीके से गलत बताई गई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि फिलहाल केवल S-400 की अतिरिक्त आपूर्ति पर बातचीत चल रही है। वहीं भारत पहले से ही पिनाका रॉकेट सिस्टम और कुछ अन्य मिसाइलों को प्राइवेट कंपनियों से बनवा रहा है। अब सरकार और भी हथियारों के निर्माण की अनुमति प्राइवेट सेक्टर को देने की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों, जंग की स्थिति में सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होना जरूरी है, क्योंकि ये भारतीय सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। पिनाका सिस्टम के लिए पहले से ही कई प्राइवेट पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जो जरूरत पड़ने पर प्रोडक्शन को तेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेघालय पुलिस की ATS ने बेंगलुरु की कंपनी SSS डिफेंस द्वारा बनाई गई मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफलों को अपनाया है, जो कि दोस्तों एक बड़ा कदम माना जा सकता है भारत की स्वदेशी राइफलों को लेकर। और SSS डिफेंस हमेशा से दोस्तों ये दावा करता आया है कि उनकी जो राइफलें हैं वो वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से अभी उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने भारतीय नौसेना को AMCA प्रोग्राम से जुड़कर एक नेवल वेरिएंट विकसित करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स आसान करना, लागत कम करना और दोनों सेनाओं की स्टेल्थ क्षमताओं को साझा करना होगा। इंडियन एयरफोर्स का जो प्रस्ताव है उसके अनुसार AMCA के आधार पर नेवल AMCA बनाया जाए। इसमें फोल्डिंग विंग्स, मजबूत अंडर कैरेज और एरेस्टर हुक्स होंगे, ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये ऑपरेट हो सके। इससे डेवलपमेंट टाइम कम होगा, स्पेयर पार्ट्स साझा हो पाएंगे और लागत बचेगी। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि AMCA पहले से ही नेवल जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाए, ताकि बाद में बदलाव किया जा सके इसमें और जोखिम कम हो। इवन राफेल मरीन का भी एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर। फ्रांस ने पहले इसका नेवल वेरिएंट बनाया, फिर एयरफोर्स के लिए मॉडिफाई किया। AMCA का नेवल वेरिएंट साझा डिजाइन से बेहतर होगा और सुपर क्रूज, स्टेल्थ और एयर डोमिनेंस क्षमताओं को सुरक्षित रखेगा। इसलिए एयरफोर्स चाहती है कि इस तरीके का फाइटर जेट, जो कि दोनों ही नौसेनाओं का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, वो भारत को एक स्ट्रैटेजिक बढ़त दे सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं भारतीय वायुसेना अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट को बढ़ाने के लिए म्यूटियर मिसाइल को अपनी फ्लीट में शामिल करने जा रही है, जिसमें कि Su-30 MKI फाइटर जेट भी शामिल है। यहाँ पर दोस्तों यूरोपीय कंपनी MBDA म्यूटियर को तैयार करती है। उन्होंने कहा है कि म्यूटियर को अगर भारतीय Su-30 MKI में लगाना है तो इस फाइटर जेट में स्वदेशी रडार लगाना होगा, जिससे कि ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी डेटा रशिया को फीडबैक ना हो और इंटरऑपरेबिलिटी की समस्या ना हो सके। इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल के जरिए Su-30 MKI को एक बड़ी ताकत देना चाहती है और इस फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और मीटियोर मिसाइल को लगाना चाहती है। और इस तरीके से भारतीय वायुसेना को एक लेयर्ड BVR ऑप्शन मिलेंगे। तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 में मीटियोर मिसाइल स्टैंडर्ड हथियार के रूप में शामिल होंगे, क्योंकि इन फाइटर जेट्स में DRDO का गैलियम आर्सेनाइड रडार लगाया जाएगा, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है और ये मल्टी टारगेट ट्रैकिंग क्षमता के साथ आता है। DRDO अब स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि का फ्लाइट टेस्ट 2025 के अंत में करने जा रही है। इसकी स्पीड मैक 6 से ज्यादा होगी और ये अधिक मैनूवर करने योग्य होगी। इससे भारत हाइपरसोनिक ताकत वाले देशों की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा और ये परीक्षण कोस्टल लॉन्च साइट से होगा। प्रोग्राम का लक्ष्य 2029 से 30 तक ऑपरेशनल होने का है। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है दोस्तों, जो रॉकेट बूस्टर के बाद वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ग्लाइड करेगा। इसके एयर फ्रेम में हीट रेजिस्टेंस सिरेमिक्स और कोटिंग्स लगी है, जिससे ये अत्यधिक ताप और तनाव सह सकता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर होगी, जिससे कि जमीन, समुद्र और हवा से दागा जा सकता है। 80% से अधिक कंटेंट स्वदेशी होगा। इवन दोस्तों, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का हाइपरसोनिक R&D फंड भी है। ध्वनि मिसाइल भारत की स्ट्रैटेजिक डिफेंस क्षमता को नए लेवल पर ले जाएगी। ये ब्रह्मोस से तेज, अधिक घातक और अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी होगी। और तुर्की का फाइटर जेट प्रोग्राम कान दोस्तों, अब उस पर एक बड़ा ब्रेक लग गया। दरअसल कहते हैं ना कि विदेशी इंजनों पर निर्भरता कितनी जोखिम भरी हो सकती है, इसका उदाहरण तुर्की है। US कांग्रेस ने GE F110 इंजन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिससे कि कान का प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन काफी इफेक्टेड हो गया। इवन यहाँ पर अमेरिका काफी चालू देश है, उसने पहले S-400 की वजह से तुर्की पर काटसा सेंक्शन लगाया था। इसीलिए दोस्तों, ये भारत के लिए भी एक बड़ा एग्जाम्पल है और एक बड़ी सीख है। मतलब साफ है कि AMC और तेजस मार्क 2 भी दोस्तों अभी भी अमेरिकी इंजनों पर निर्भर है। इसीलिए यहाँ पर देसी इंजन डेवलप करना भारत को और तेज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है भारत कर नहीं रहा, भारत बाकायदा कावेरी इंजन पर भी काम कर रहा है। डेली कोई ना कोई अपडेट उसको लेकर आती रहती है और आगे साफरान के साथ सहयोग करके AMCA फाइटर जेट के लिए इंजन भी डेवलप किया जाएगा। मतलब साफ है कि विदेशी इंजनों पर निर्भरता से न केवल डेवलपमेंट बल्कि एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। और आपको बता दूं मैं कि कान प्रोजेक्ट के लिए तो इंडोनेशिया ने बाकायदा तुर्की को एडवांस में ऑर्डर भी दे दिया था। तो अमेरिका तो जानता है कि भाई उसी की पूरे वर्ल्ड में बढ़ोतरी होनी चाहिए
इस वजह से उसको पता है कि किस पर किसकी निर्भरता ज्यादा है, बस वहीं पर रोक लगा दो। तुर्की का कान का उदाहरण भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। स्वदेशी इंजन डेवलप न करने पर एएमसी और तेजस की क्षमता और समय पर इंडक्शन और एक्सपोर्ट सब प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।